तो नमस्कार। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का आगे हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों देखिए, इंग्लिश क्लास 12 पे इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी का मतलब जो इंग्लिश के जो तीसरे भाग में हम लोग शॉर्ट स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं, कहानियों की छोटी छोटी जो कहानियाँ होती दोस्तों, उसकी चीज़ है। तो पहला लेसन देखिए, लिखा द गोल्ड वॉच यानी सोने की घड़ी। द गोल्ड वॉच सोने की घड़ी। पंजीकारा रफ़ी इस पंजीकारा रफ़ी जो हैं इस लेसन के रचनाकार हैं, यानी कि इस पाठ को उन्हीं के ऊपर यह लेसन गया है, जो उन्हीं के द्वारा एक कहानी लिखी गई है। मतलब कि द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच का मतलब होता है सोने की घड़ी। यह एक सोने की घड़ी के ऊपर है। अबाउट द आथर, कवि की अगर दोस्तों चर्चा की जाए, कौन कवि हैं, कवि की क्या इसमें खासियत है, कवि का किस तरह से इसमें रोल है, तो पहले तो इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। दिखा है, Panjikara Rafi, born in 1924, is a Malayalam writer. He is a trade unionist and serves critics of the abuse of the church and the priests. He started writing stories about the life of the low-paid workers. He has written full-length novels too. इतना का पहले हम लोग दोस्तों अर्थ देख लेते हैं, और एक एक मीनिंग मैं बताऊंगा, उसे आप लोग नोट भी कर लेंगे। पहले तो दोस्तों हम एक एक मीनिंग को इसमें से बताते हैं। अबाउट माने बारे में, द आथर माने कवि के बारे में, कवि यानी लेखक के बारे में। कवि यहाँ पे नहीं हम कहें कहानी को, क्योंकि लेखक लिखता, आथर माने कवि भी होता है दोस्तों, लेकिन हम लोग लेखक ही जानेंगे, क्योंकि आथर माने लेखक ही होता है। अब देखिए दोस्तों, दिया है कि ये पंकजी रफ़ी उनका नाम था। बॉर्न माने जन्म लेना, 1924 माने 1924 में ही होगा। मलयालम माने मलयालम, राइटर माने लेखक। ही इज, वह थे, ट्रेड यूनियनिस्ट भी कह सकते हैं, या ट्रेड माने रोज रोज तिजारत भी होता है, रोजगार तिजारत, ट्रेड है ना। यूनियनिस्ट मतलब कि इसका मतलब हो जाए श्रम संघवादी होता है। ट्रेड यूनियनिस्ट का मतलब होता है श्रम संघवादी कहेंगे। ट्रेड माने रोजगार तिजारत होता है दोस्तों। और ट्रेड यूनियनिस्ट, ट्रेड, ठीक है दोस्तों, ही इज अ ट्रेड यूनियनिस्ट। दोस्तों इस चीज़ की, इस शब्द की चर्चा हो रही थी। ट्रेड यूनियनिस्ट ही सही, यूनियनिस्ट भी सेम कहते हैं, सही है। इसका मतलब होता है श्रम संघवादी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता है शर्व। सिर्फ भी कहते हैं, शव भी कहते हैं, सेवर भी कहते हैं इसे, शेवर का मतलब दोस्तों होता है गंभीर, ठीक है। क्रिटिक मतलब होता है क्रिटिक, CRITC, क्रिटिक्स मतलब होता है दोस्तों समीक्षक। आप द एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है हनन, अब्यूसेस लिया, एब्यूज माने गाली देना, अब्यूसेस है, अब्यूसेस माने होता है दोस्तों हनन करना। मतलब जैसे हनन लोग करते नहीं, हनन का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, या हनन किया है, दुख दिया है, या घेरा किया है, कुछ भी कर सकते हैं। आप द चर्च माने जो चर्च होती है, एंड द पीरियड्स माने पुजारी, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, राइटिंग स्टोरीज मानी कहानियाँ अबाउट द लाइफ ऑफ द लो पेड वर्कर्स। लो पेड वर्कर्स का मतलब, लो पेड माने होता कम भुगतान करने वालों को कहते हैं, वर्कर्स माने जो काम करते हैं। ही हैज़ रिटन फुल लेंथ नोवेल्स टू। लेंथ देखिए दोस्तों, लिखा है लेंथ। लेंथ के बाद देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो नोवेल है, नोवेल माने होता है उपन्यास, नोवेल माने उपन्यास, टू माने भी, लेंथ माने वो जो उसकी साइज़ थी, नोवेल भी उन्होंने लिखा था। इतना हम लोग अर्थ जानते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे दोस्त। तो जो ये अपने राइटर साहब हैं, यानी कि पंजीकारा रफ़ी साहब हैं। पंजीकारा रफ़ी जी का जन्म 1924 को मलयालम की फैमिली में हुआ था। ये मलयालम राइटर थे। मलयालम जो आप जानते ही हैं साउथ में आता है। इज ए ट्रेड यूनियनिस्ट एंड सर्व क्रिटिकल ऑफ द अब्यूज ऑफ द चर्च एंड द पीरियड्स। ही इज ए ट्रेड यूनियनिस्ट, वह कि श्रम संघवादी के समर्थक थे, एंड सर्व द क्रिटिक ऑफ द अब्यूज ऑफ द चर्च एंड द पीरियड्स, और जो ये समीक्षक भी थे, और अब्यूज ऑफ द चर्च, और जो चर्च था और जो उसके पुजारी रहते थे, उनका भी ये बहुत बड़े समर्थक रहे। ही स्टार्टेड राइटिंग, उन्होंने जो शुरू किया था राइटिंग, अपना लिखना, स्टोरीज, कहानियाँ अबाउट द लाइफ के बारे में। किसके लाइफ के बारे में? द लो पेड वर्कर्स। लो पेड वर्कर जो कम भुगतान, जो सबसे गरीब थे, लो पेड वर्कर जो कम भुगतान जिनको मिलता था। ये इज रिटन फुल लेंथ नोवेल्स टू, और उन्होंने बहुत से ज़्यादा नोवेल भी लिखे। कहने का मतलब दोस्तों ये है ना कि राइटर जो पंजीकारा रफ़ी साहब हैं, ये गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा, जो मजदूर थे, जो असहाय व्यक्ति थे, उन लोगों के ऊपर यह बहुत ज़्यादा
पंकजी रफ़ी साहब जो मलयालम के राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी अपनी नोवेल्स उपन्यास लिखे हैं। अब देखिए आता है लाइन अबाउट द स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए दोस्तों। देखिए शंकु वाज ए पुअर मैन, ही वर्कड इज ए फैक्ट्री, ही गाट ओनली 1 रुपी अ डे। इसमें जो कठिन मीनिंग उसे हम लोग चर्चा करते जाएं तो थोड़ा सा बेहतर होगा। अच्छा जी सर। अब इसके बाद होता है, इसमें कोई और तो है नहीं मीनिंग अबाउट द स्टोरी कहानी। शंकु वाज ए पुअर मैन, ही वर्कड इन फैक्ट्री। इसके बाद है ही गाट ओनली रुपी अ डे, ही हैड वाइफ हैड नो। तो इसमें फैक्ट्री माने जो होता है कारखाना या कंपनी कह सकते हैं, कंपनी वही कारखाना जहाँ काम करते। वाइफ माने पत्नी, लिटिल चिल्ड्रेन बच्चे, ही कुड सपोर्ट माने नहीं सपोर्ट हिज फैमिली प्रॉपरली माने ठीक तरीके से, एंड वाज कंप्लीटेड। ठीक है ना दोस्तों। जो मीनिंग इसमें कठिन रहेगी दोस्तों हम उसके साथ में आप सभी के साथ में अपने सभी मित्र के साथ में डिस्कस कर लेंगे। जो मीनिंग मतलब हमारे काम की रहेगी उसे हम लोग निश्चित तौर पे उसे देखेंगे। कैलकुलेटेड टू टेक लोन्स, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है कि इसमें जो है कि 1 मिनट सर दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोई कठिन जो मीनिंग रहेगा कमेंट आप करेंगे। कैपेबल माने होता है मजबूर करना, लोन्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस। दोस्तों उन्हें वेरियस माने होता है विभिन्न, वेरियस सोर्सेस माने होता है उद्गम साधन भी कह सकते हैं दोस्तों, सूत्र भी है। फैमिली रीड नीड मतलब आवश्यकता थी, मेड हिम वरीड। वरीड माने दोस्तों होता है वरीड का मतलब होता है चिंतित करना। सो ही डिसाइडेड स्टील माने चुराना गोल्ड वॉच फैक्ट्री इंजीनियर। तो प्रेसिंग, अब प्रेसिंग मतलब होता है दोस्तों कि दबाना, दबाव बनाना, नीड्स। फिर इंजीनियर माने अभियंता होता ही है। इसमें हैप्चुअल थीप, ये थोड़ी सी अच्छी मीनिंग इसे हम देख लेते हैं। हैप्चुअल, हैप्चुअल थीप मतलब होता है स्वाभाविक या आदतन जो है चोर कह सकते हैं। हैप्चुअल थीप आदतन चोर। सो ही कंसेंस, कंसियंस, कंसेंस माने होता है कंसियंस या कंसेंस, इसे दोनों भी पढ़ते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ होता है। पिग्ड मतलब होता है दोस्तों चुभ गाना या डंक मारना। अब बीइंग अफ्रेड माने चिंतित होना। अब इसमें कठिन मीनिंग तो मुझे मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कौन सी लगती है आप कमेंट करके बताएंगे, तुरंत हम बताएंगे। हर्डली, हर्डली देखिए तेज़ी गति से होता है, ठीक है दोस्तों, हड़बड़ी से या जल्दी से। इसके बाद कैपेबल की मीनिंग है ये पे यहाँ पे कैम्पेबल, कैम्पेल इसको बोलते हैं। कैम्पेल का मतलब होता है दोस्तों मजबूर करना। तो ठीक है इसको देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसके अर्थ के साथ में अब चलते हैं, आप लिखते जाएंगे या सुन करके उसे स्क्रीनशॉट लेंगे। दो अच्छे बच्चे होते इसमें ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट आपको दें तो कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप बढ़िया से देखते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। शंकु वाज ए पुअर मैन, शंकु एक गरीब निर्धन व्यक्ति था, या शंकु एक गरीब व्यक्ति था, शंकु एक निर्धन व्यक्ति था। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री, वह एक कारखाने में काम करता था। ही गाट ओनली 1 रुपी अ डे, ही गाट ओनली उसे मिलता था, ही गाट ओनली 1 रुपी अ डे उसे एक दिन में 1 रुपये ही मिलता था। आगे ही हैड वाइफ, उसके पास एक पत्नी थी, एंड 2 लिटिल चिल्ड्रन, और उसके पास 2 बच्चे थे। सो ही कुड नॉट सपोर्ट, इसलिए ही कुड नॉट सपोर्ट हिज फैमिली प्रॉपरली, वह अपने परिवार को ठीक तरीके पालन पोषण नहीं कर पाता था, ठीक तरीके से देख रेख नहीं कर पाता था। आगे दोस्तों एंड वाज कंप्लेटेड टू टेक लोन्स फ्राम वरीज सोर्सेस, कपिल माने मजबूर कर दिया था, एंड वाज कंप्लेटेड टू टेक लोन्स फ्राम वरीज सोर्सेस। तो इसमें कह सकते हैं कि दोस्तों की उसके परिवार में, अब जैसे हमारे कहते हैं मतलब 1-2 बच्चे, तो एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे, और निर्धनता के कारण उसे जो है उसके मतलब जो निर्धनता उसकी इतनी थी निर्धनता के कारण वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं कर पाता था, अतः उसे लोन ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता था। सो इसलिए दोस्तों यहाँ से तो एंड वाज कंप्लीट टू कंपेलेड टू टेक लोन्स फ्राम वरियस सोर्सेस, इसलिए जो है कि उसे ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिज फैमिली नीड मेड हिम वरीड, ठीक ना। हिज फैमिली, उसकी जो फैमिली थी उसके परिवार थे, आवश्यकता थी, मेड हिम वरीड, उससे किसी चिंता रहती थी। मतलब कि जो शंकु नाम का व्यक्ति था, उसकी परिवार को हमेशा इस बात की चिंता थी, खुद को शंकु को, कि वह अपनी परिवार का किस तरह से भरण पोषण करेगा। सो ही डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ हिज फैक्ट्री इंजीनियर, उसने निर्णय लिया कि जो स्टील करेगा यानी चुराएगा, द गोल्ड माने सोने की घड़ी को, ऑफ हिज फैक्ट्री अपने फैक्ट्री में जहाँ पर वो काम करता था, इंजीनियर
जो वहाँ पे था इंजीनियर की घड़ी रखी थी उसको चुराना चाहता। इंजीनियर मतलब अभियंता होता है दोस्तों। बीइंग ड्राइवन बाय हिज प्रेसिंग नीड्स, काफ़ी ज़्यादा उसकी आवश्यकता बढ़ती गई। ही स्टोल द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, वह घड़ी जो है चुरा लिया इंजीनियर की, ठीक है ना। अच्छा, बट ही वाज नॉट हैप्चुअल थीप, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से चोर नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से चोर नहीं था। सो हिज कंसेंस, उसकी अंतर आत्मा पिग्ड हिम, उसे डांटती रहती थी। उसकी आत्मा उसे नहीं, मतलब नहीं, लोग कहते हैं पिग्ड, प्रिग्ड हुम। सो हिज कंसेंस, उसकी अंतरात्मा नहीं चाहती थी। प्रिग्ड हिम मतलब उसे धिक्कार रही थी, मतलब कि वह आत्म चोर नहीं था, मतलब वह अन्य चोर की तरह नहीं था दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए उसके विवेक ने उसे दुष्ट बना दिया था, हम कह सकते हैं। सो हिज कंसेंस यानी उसकी अंतरात्मा ने, उसके विवेक ने पिग्ड हिम, उसे जो है मजबूर बना दिया था चोरी करने के लिए। तो बीइंग अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड, वह सज़ा से डर 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 रहा था, सज़ा होने के डर से। बीइंग अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड, सज़ा होने के डर से। ही पुट बैक द गोल्ड वॉच, वह घड़ी के साथ में आया, यानी पुट बैक द गोल्ड वॉच, घड़ी को लेकर के एट द प्लेस, उस स्थान पे, फ्रॉम उस स्थान पे आया, वेयर ही टुक, जहाँ से उसको लिया था, चुराया था। इट मतलब कि एंड केम आउट द, मतलब आया, कि माने आया, आउट ऑफ द इंजीनियर्स ऑफिस, इंजीनियर के ऑफिस में, हर्डली माने जल्दी से आया। द स्टोरी मतलब जल्दी से आया और उसे रख देता है। द स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें यह बताती है दैट की आवर नीड्स, हमारी आवश्यकता। कैंपेल माने होता है जो है कि कैंपल लिखा COMPE, देखिए दोस्तों लिया सी, यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया COMPEL, कैंपेल का मतलब होता है आवश्यकता। कैंपेल अस टू डू व्हाट वी डू नॉट विश टू डू, इसका मतलब होता है कि हमारी ज़रूरतें हमें वह करने के लिए मजबूर करती है जो हम नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा, द स्टोरी टेलर्स, ये कहानी हमें यह बताती है दैट कि आवर नीड्स कैंपेल्स अस टू डू, हमारी आवश्यकता या हमारी ज़रूरतें हमें वह करने के लिए मजबूर करती है। वाट, जो कि वी डू नॉट विश टू डू, कि जो हम करना नहीं चाहते, जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए अध्याय की तरफ आगे बढ़ा जाए। अध्याय देखिए दोस्तों यह है यहाँ से कि एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। ही टर्नड एंड टोस्ड इन हिज बेड बट इट वाज नो यूज। यहाँ से देखा जाए दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें है कि इसका मतलब है कि एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स, पिछली कई रातों की तरह, एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट, पिछली कई रातों की तरह। शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, इसका मतलब हो गया कि शंकु को किसी तरह नींद नहीं आ रही थी, शंकु किसी तरह नींद नहीं आ रही थी। ही टर्नड एंड टोस्ड इन हिज बेड, वह जो है कि वह मतलब अपने जो बिस्तर पे वह मतलब मुड़ करके अपने बिस्तर में गिर जाता था, बार बार वो अपने बिस्तर में गिरता था, यानी करवटें बदलता था। बट इट वाज नो यूज, बट इट वाज नो यूज, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। द मोर ही थॉट, द मोर ही थॉट का मतलब वह और सोचता गया, जितना उसने सोचा था। द मोर ही थॉट, जितना वह सोचते गया या जितना वह सोचा था। ही द वर्ज ही फेल्ट, द वर्ज ही फेल्ट मतलब कि जितना वह सोचता था उसे उतना ही बुरा लगा, मतलब कि द वर्ज ही फेल्ट, उसे उतना ही बुरा लगा। ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपनी आंखें बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्नमेट, एंड ले ऑन हिज टॉर्नमेट, एंड ले ऑन हिज टॉर्नमेट, मतलब कि वह जब अपनी आंखें बंद कर ली और अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। क्लोज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्नमेट इन द डार्कनेस, अंधेरे में अपनी फटी हुई चारपाई पे क्या करता, लेट जाता। एंड और इट तक ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और फिर भी वह इसे दिन के दौरान स्पष्ट रूप से देख सकता था। द ड्रेस्टेड आफ्टर रूम, देख सकता था। वेन एवरीवन, जब प्रत्येक लोग, वेन एवरीवन यानी कि यहाँ पे वेन एवरीवन, जब प्रत्येक लोग हैड गॉन, चले गए, जब प्रत्येक लोग चले गए, जब प्रत्येक लोग चले गए, तो मतलब देख सकता था जब प्रत्येक लोग चले गए। आउट फॉर द रेस्ट, फॉर द लंच, दोपहर के भोजन के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज, द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज, द ग्लास विंडो। द ग्लास विंडो का मतलब होता है कि
जो द ग्लास विंडो यानी सुनसान कार्यालय रूप से, जैसे कि हमारे कहने का मतलब इसमें है दोस्तों ने, तो सुनसान कार्यालय कक्ष जब हर कोई आराम करने दोपहर के भोजन के लिए बाहर गया था, तो द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। इसका मतलब दोस्तों ये है, जी सर, इसका यहाँ पे हम आपको बता रहे थे, द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। तो सॉरी, कांच की खिड़की के वक्त, या कांच के खिड़की के मतलब हम कह सकते कांच की खिड़की के केवल आंशिक रूप से बंद थी। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड। कांच की जो खिड़की थी दोस्तों, जो कांच की जो खिड़की थी, जो कांच की जो खिड़की थी, मतलब जो कांच की खिड़की केवल आंशिक रूप से बंद थी, केवल आंशिक रूप से बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ, ऑन वन एंड ऑफ, ऑन वन एंड ऑफ, ऑन वन एंड ऑफ का मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ वसा वाले खंड के, ऑन वन एंड ऑफ कुछ वसा वाले मतलब कि क्षेत्र में, द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू मैट वॉल्यूम्स, फ्यू मैट वॉल्यूम्स। इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि दूसरे छोटे पर एक पेन, एक स्याही, एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पे और दूसरे अंत पे अ पेन, एक पेन, एन इंक बॉटल, एक स्याही का जो बोतल था, एंड सो फोर्थ, एंड सो फोर्थ, और आगे की ओर, एंड इन बिटवीन वाज अ गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, और आगे की ओर और बीच में एक सोने की चेन के साथ एक किताब पर रखी घड़ी थी। रखी क्या थी? प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक घड़ी थी। ठीक है दोस्तों। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेट आउट आवर हैंड अबाउट फुट एंड यू कैन पिक इट अप। ओपन द विंडो, खिड़की खोलें, ओपन द विंडो खिड़की खोलें, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड। ओपन द विंडो खिड़की खेले, एंड माने और, स्ट्रेच आउट योर हैंड। स्ट्रेच आउट योर हैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि मतलब जैसे खिड़की, और अपने पैर के बारे में, और अपने स्ट्रेच सॉरी एंड माने और, स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथों को स्ट्रेच करें, ऊपर उठाएं, पैर नहीं बल्कि हाथों को ऊपर उठाएं। अबाउट अ फुट मतलब पैरों के, मतलब पैरों से ऊपर अपने हाथों को उठाएं। यू कैन पिक इट अप, और तुम इसे हाथ से उठा सकते थे। ठीक है दोस्तों। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, एवरीवन इज आउट फॉर लंच, सभी लोग जो है अपने लंच के लिए गए थे। हर कोई दोपहर के भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। नो बडी बिल नो, नो बब्बी बे बिल नो, कोई भी नहीं उधर था। ठीक है।